इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस किया था, और उस पॉलिसी को डिस्कस करने से पहले मैंने कुछ बातें बताई थी आपको कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसीज का यूज किया जाता है, फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी। तो आप उसको पीछे देखिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा और उससे इसको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो पिछली वीडियो में हमने फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस किया था, यहाँ हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, काम ऑलमोस्ट सेम ही होता है दोनों पॉलिसी का, मनी को सप्लाई को कंट्रोल करना। तो इसके अंदर क्या होता है, ये फिस्कल पॉलिसी थी जहां गवर्नमेंट अपने टैक्स और रेवेन्यू को रेगुलेट करती है। इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये क्या होता है, पॉलिसी बाय विच सेंट्रल बैंक लाइक आरबीआई इन इंडिया, फेडरल रिजर्व इन अमेरिका मैनेजेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। यानी ये जो पॉलिसी है इसके अंदर हमारा जो सेंट्रल बैंक है, हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर जगह के अलग है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, फेडरल बैंक है। तो ये काम करती हैं कि ये किसी तरीके से अपने टूल्स का यूज करके मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करती हैं, मैनेज करती हैं। इसमें होता क्या है, इस पॉलिसी के अंदर बेसिकली एक मॉनेटरी अथॉरिटी होती है। जैसे इंडिया में मैंने बार बार बता रहा हूं, इंडिया में आरबीआई एक मॉनेटरी अथॉरिटी कोई भी ले लीजिए, जो ये सारे काम करती है। वो क्या करती है, अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको कंट्रोल करती है, बैंक रेट जो कहलाते हैं उसको कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई को करती है। और काम क्या होता है उसका, इन्फ्लेशन को टारगेट करना, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी करेंसी की क्या वैल्यू है, ट्रस्ट ऑन योर करेंसी। ये सारे काम ये करती है। और इसमें एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, जो एक मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाता है। उसके अंदर पहले इसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, ड्राफ्टिंग करने के बाद फिर उसको अनाउंस किया जाता है कि ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है, और उसके बाद उस प्लान को इंप्लीमेंट किया जाता है। वो मॉनेटरी अथॉरिटी जो ये काम करेगी वो कोई भी हो सकती है। तो जो काम है वो क्या है, देखिए इकोनॉमी के अंदर अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है, घट रही है, तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है। मेनली इन्फ्लेशन को कंट्रोल ही करती है। जाहिर है उससे कंजम्पशन भी फर्क पड़ता है, उससे ग्रोथ पर भी फर्क पड़ता है, और लिक्विडिटी, मनी लिक्विडिटी बेसिकली कहा जाता है कि वो हमारा पैसा जो हमारे हाथ में है, जो जर्नली आप यूज कर सकते हैं, तो वो लिक्विडिटी होता है। ये सारी चीजें इसमें की जाती हैं। अच्छा, वो कौन से टूल है जिनके जरिए ये, अभी मैं उनको डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं, जिनके जरिए ये हमारी जो कॉम्पिटेंट मॉनेटरी अथॉरिटी है वो ये काम करेगी। उसके अंदर देखिए सबसे पहले तो बाय एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, जिसको हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कहते हैं। यानी रिजर्व बैंक मेंबर बैंक्स को अपने बॉन्ड्स वगैरह बेच देती है, जिससे कि उनका पैसा इनके पास आ जाता है, उनके बैंक के पास पैसा कम हो जाता है ताकि वो लोन वगैरह दें, तो उससे मनी सप्लाई कम हो जाती है। और जब मनी सप्लाई बढ़ानी होती है तो इसका अपोजिट कर दिया जाता है, बॉन्ड्स वगैरह के प्राइसेस कम कर दिए जाते हैं, तो बैंक वापस पैसा ले लेती है और उससे लोगों को लोन दे देती है। दूसरी चीज होता है रेगुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। अगर हमारी इकोनॉमी ज्यादा मनी को प्रिंट कर लेगी, देखिए बड़ा एक छोटा सा एक सवाल है, बड़े आदमी कहता है कि भाई मशीन है, नोट प्रिंट करने की मशीन है, पेपर भी है, इंक भी है, तो फिर क्यों इतना काम प्रिंट करें और बांटें। इंटरनेशनल मार्केट में मनी वैल्यू कम हो जाती है, आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिर जाती है, तो इसलिए उसको मेंटेन रखना पड़ता है कि मार्केट के अंदर हमारा पैसा कितना है। ठीक है, और एक उसके अंदर आ जाता है चेंजिंग द अमाउंट ऑफ मनी बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एज रिजर्व। एक जब बैंक के पास कोई भी डिपॉजिट आता है तो बैंक वो पूरा पैसा लोन में नहीं दे सकती, उसमें कुछ उसको रिजर्व रखना होता है। तो जाहिर है वो रिजर्व बढ़ा दिया जाता है जब मनी सप्लाई कम करनी होती है, और वो रिजर्व घटा दिया जाता है जब मनी सप्लाई बढ़ानी होती है। ठीक है, अच्छा मेन ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है, इसके जो इसकी पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम मान के चलते हैं, सबसे पहला तो वही होता है मैनेज इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन को मैनेज करना। अगर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है। मार्केट में इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा है तो मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है। अब उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मार्केट से पैसा वापस लाना होता है, और जब मार्केट में पैसा कम होगा तभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है कि वो या तो बैंक रेट को बढ़ा देगी या लॉन्ग रन जो लॉन्ग टर्म लोन्स है उन पर इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, उससे लोग पैसा नहीं लेंगे। और जो बैंक्स हैं, मेंबर बैंक है, वो भी आरबीआई में रखना चाहेंगे बॉन्ड की उसमें, ताकि मनी सप्लाई कम हो जाए। मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। दूसरा, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एक और रीजन होता है जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से कम किया जाए, मनी को कंट्रोल किया। जाहिर है ये अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा अगर आप मनी सप्लाई को बहुत कर देंगे। तो इसमें कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए, बट ओनली आफ्टर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिले। ठीक है, एक होता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, ज़ाहिर है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स लेती हैं, तो मनी सप्लाई अगर बढ़ानी है तो उस पर रेट कम कर दिया जाए, या मेंबर बैंक्स ने, ज़ाहिर है आरबीआई डायरेक्ट तो नहीं देगा किसी को लोन, वो मेंबर बैंक्स को देता है, मेंबर बैंक्स आगे दे देती हैं। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ानी होती है तो उन पर रेट कम कर दिया जाता है, और मनी सप्लाई कम करनी होती है तो उन पर रेट बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और चौथी चीज होती है स्टेबिलिटी इन करेंसी एक्सचेंज रेट। स्टेबिलिटी इन करेंसी एक्सचेंज रेट, जैसे मैंने बताया था, जिसमें एक आपको आइडिया दिया कि अगर इकोनॉमी बहुत ज्यादा नोट्स प्रिंट कर लेगी, मनी को प्रिंट कर लेगी, तो मार्केट में इन्फ्लेशन होगा, मनी सप्लाई ज्यादा होगी, इंटरनेशनल मार्केट में आपके मनी पे करेंसी की वैल्यू घट जाती है। इसलिए जब भी कोई भी इकोनॉमी प्रिंट नोट्स को प्रिंट करती है तो वो उसको देखकर करती है कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी करेंसी की स्टेबिलिटी कितनी है। तो जाहिर है एक इंटरनेशनल करेंसी के अंदर ट्रस्ट होना चाहिए, भाई हमारा डॉलर से इतना कंपैरिजन में इतना है, तो एक ट्रस्ट होना चाहिए। ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक काम होता है। जितने सेंट्रल बैंक हैं, सारे बैंक्स की ये सारी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अलग अलग भी होते हैं, हर कंट्री में अलग है, किसी कंट्री में किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी कंट्री में किसी चीज़ की, लेकिन जर्नली ये ऑब्जेक्टिव्स समझने की चीज़ है कि किस तरीके से क्या होती है। इसमें फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों आ जाती हैं, तो आप दोनों को अच्छी तरह तैयार कीजिए। और अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर इश्यूज और योर प्रॉब्लम्स। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।